नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं संविधान, आपातकाल और सियासत। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश की जनता आज भी 1975 के आपातकाल को भूल नहीं पाई है। जिन लोगों ने कांग्रेस के आपातकाल को झेला है, देखा है, उसको जिया है, वो उस दर्द को अच्छी तरह महसूस कर सकता है। बीजेपी कांग्रेस की इसी रग को पकड़कर जब चाहती है तब सियासत शुरू कर देती है। वहीं कांग्रेस आपातकाल के जख्मों को कुरेदने पर दर्द से सिहर उठती है, बिलबिला जाती है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अठारहवीं लोकसभा के गठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए आपातकाल का जिक्र किया। इमरजेंसी का जिक्र आते ही जहां एक ओर प्रधानमंत्री समेत सत्ता पक्ष के तमाम सांसद बेहद खुश दिखे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में खासकर कांग्रेस के सांसद नाराज दिखाई दिए। आपातकाल के जिक्र पर विपक्ष ने हंगामा भी किया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने पहले संबोधन में आपातकाल का जिक्र किया था। उस समय भी विपक्ष ने हंगामा किया था। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने मोदी सरकार के बीते 10 साल के शासन को अघोषित आपातकाल बताया था। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए। स्वच्छ भारत अभियान में भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाया गया है। ये प्रयास हमें आश्वस्त करते हैं कि देश आज महात्मा गांधी के आदर्शों का सच्चे अर्थों में अनुसरण कर रहा है। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में लगे आपातकाल को संविधान पर सबसे बड़ा हमला और काला अध्याय बताते हुए चिंता जताई। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने लोकतंत्र पर हमले का जिक्र करते हुए देश के लोकतंत्र को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि कैसे कुछ दशक पहले देश में वोटिंग के दौरान बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। उनका इशारा शायद ईवीएम पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने पर था। ईवीएम ने जनता की कसौटी पर खरा उतार कर दिखाया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाना उसी डाल को काटना जैसे जिस पर हम सब बैठे हैं। हमारे लोकतंत्रों की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश की सामूहिक आलोचना होना चाहिए। हम सभी को वो दौर याद है जो बैलेट पेपर छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ईवीएम को अपनाने का फैसला किया गया था। पिछले कई दशकों में ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तक हर कसौटी को पार किया है।
इस तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार ने विपक्ष की ओर से संविधान के मुद्दे पर आईना दिखाने की कोशिश की। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार संविधान बदलना चाहती है। उनके इन दावों का असर भी दिखा और कई जगहों पर अप्रत्याशित नतीजे आए और बीजेपी की करारी हार हुई। माना जा रहा है कि विपक्ष के उस प्रचार की काट के लिए ही मोदी सरकार आपातकाल का जिक्र कर रही है। बीजेपी आपातकाल के जरिए कांग्रेस के उस आरोप को फीका करने की कोशिश कर रही है जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान को बदलने का आरोप लगाया है। आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीते दशकों में हार कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब बीजेपी कांग्रेस को उसके इतिहास को लेकर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, उसी समय चुनाव प्रचार के दूसरे छोर पर कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान को बदलने का आरोप लगाकर वोटरों के मूड बदलने की पुरजोर कोशिश की थी। चुनाव मैदान में कांग्रेस ने जिस संविधान को लेकर बीजेपी को जनता के बीच घेरा था, उसी के जवाब में बीजेपी आपातकाल को लेकर संसद में घेरती हुई दिखाई दी। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है तो हमें गौरव होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए तो भी हमें गौरव होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सुसह्य कर रखना है। आपातकाल को लेकर जिस तरह से बीजेपी लगातार कांग्रेस को अलग अलग मंच से घेर रही है, उसकी पटकथा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी समय तय कर लिया था कि कांग्रेस को कैसे, कहां और कब घेरना है और बीते कुछ दिनों में बीजेपी की ओर से ऐसा ही देखने को मिला। पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को संसद में घेरा था। उसके बाद अब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के जरिए आपातकाल को लेकर चिंता जताई है। बीजेपी का ये कदम कहीं न कहीं कांग्रेस की जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला है। न्यूज इंडिया के लिए वेदिका प्रदीप के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि आपातकाल को लेकर पहली बार कांग्रेस की किरकिरी हुई है। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने आपातकाल को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरा था। उस दौरान बीजेपी नेताओं ने आपातकाल को देश के लोकतंत्र का काला इतिहास बताते हुए वोटरों को लुभाने की कोशिश भी की, जिसके जवाब में कांग्रेस ने संविधान को अपनी ढाल बनाकर खुद को बचाया था। ये खास रिपोर्ट देखिए। संविधान और आपातकाल के साथ साथ लोकतंत्र का मुद्दा भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। लोकतंत्र के मंदिर से लेकर सियासी गलियारों तक इन दिनों यही गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जोर शोर से लोकतंत्र खतरे में है का आरोप लगाकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पिछले साल राहुल गांधी ने विदेश की धरती से भी बीजेपी पर हमला बोला था। उस दौरान बीजेपी ने लोकतंत्र को भारत की जननी बताते हुए कांग्रेस पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया था। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए
बीजेपी ने 1975 के आपातकाल को भारत के लोकतंत्र पर असली धब्बा बताया है। और ये जो आज का दिन है ये काले धब्बे की तरह जो है हमारी तरफ देखता है। तो हमें जो है आज जो लोग ये किताबें उछाल रहे हैं अंदर, देखिए आप कैसे ये लोग हंसते हैं और किताबें उछाल रहे हैं और हंस के खिच कर करके उछाल रहे हैं। तो इनमें कोई गंभीरता नहीं है। ये इन लोगों ने पहले भी संविधान को लेकर जो अफवाहें फैलाई उसके करके जो है इन लोगों ने लोगों को भटकाया और भ्रमित किया। और इससे पहले भी इन्होंने संविधान को जो है मजाक बना के रखा है। तो 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म आ रही है जिसमें इनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे कि एक ये परिवार है जिसने इस देश को जो है बाप दादा की जागीर समझ के रखा हो। संविधान, लोकतंत्र और आपातकाल को लेकर जो बहस पिछले कुछ सालों से देश में सियासी गलियारों में अहम मुद्दा बनकर दौड़ रही है, उसकी गति आज भी जस की तस है। 18वीं लोकसभा के पहले ही सत्र से सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया है। कुछ वक्त पहले जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हावी होते हुए दिखाई दे रही थी, उसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के आपातकाल को दोहराकर बैकफुट पर पहुंचा दिया है। अब कांग्रेस अपने जख्मों को कुरतते हुए देखकर हंगामा कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष आपातकाल की रट लगाकर बार बार सियासी राग छेड़ रहा है। June 1975, early morning 6 a.m. Then Prime Minister Srimati Indira Gandhi called emergency cabinet meeting and ratified post facto the single decision. Prime Minister took the decision alone. Cabinet rectified on the morning of 26 June 1975. That is why today we passed the resolution in the House that such trumpulation of such demolition of the constitution will not be allowed again. So we have taken a resolution. लगातार दूसरी बार लोकसभा की कमान संभालने के बाद जिस तरह से स्पीकर ओम बिरला ने अपने पहले ही भाषण में आपातकाल का जिक्र कर कांग्रेस के जख्मों को कुरेदा है, उससे साफ है कि बीजेपी अपने लेवल पर तो कांग्रेस को दर्द देगी ही, उसके साथ साथ बाकी मंचों से भी कांग्रेस पर प्रहार करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब 18वीं लोकसभा को पहली बार संबोधित करते हुए आपातकाल का जिक्र किया तो उससे साफ हो गया कि कांग्रेस ने भले ही बीजेपी को संविधान खतरे में है का बयान देकर घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी सियासत के हर उस चौराहे और मोड़ पर आपातकाल की याद दिलाकर कांग्रेस पर हमला करेगी। काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिफिल एक्ट, प्रेस काउंसिल रिफिल एक्ट और क्रिएशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले खंड में संविधान में 38वां, 89 और 40 और 41 और 42 संविधान संशोधन किया गया। भले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियों और विजन को बताया, लेकिन आपातकाल का जिक्र कर बीजेपी की मन की बात कर दी है, जिस पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार का भाषण बताया है। 50 साल पहले इंदिरा जी ने जिन परिस्थितियों में लागू किया, पूरे देश इतिहास में सारी चीजें दर्ज है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इंदिरा जी में साहस थी। उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था और अभी 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं सरकार को। मीडिया को बिल्कुल दबा कर रख दिया गया है।
विपक्ष के लोग यदि सवाल करते हैं तो जेल भेज दिया जाता है, विभिन्न मामलों में ज़बरदस्ती फंसा दे रहे हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि ये अघोषित आपातकाल बहुत खतरनाक है, और यदि प्रजातंत्र में मोदी जी का विश्वास होता तो फिर कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसे सीज नहीं करते। लेकिन ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है। संविधान को लेकर जो चक्रव्यूह कांग्रेस ने मोदी सरकार के लिए रचा था, पीएम मोदी की चाल के बाद कांग्रेस खुद उसमें फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब तक जो लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की थी, वो अब संविधान बनाम आपातकाल की हो गई है। अब ये वक्त तय करेगा कि आने वाले समय में कौन किस पर भारी पड़ेगा और सियासी खेल में किसका जय और किसकी मात होगी। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका प्रदीप के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जहां एक ओर आपातकाल को लेकर चिंता जताई, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के बीते 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर के भी सरकार के रुख को दुनिया के सामने रखा। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की कई ऐसी उपलब्धियां बताई जिसने भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था में शुमार किया। इसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनने तक का रास्ता साफ कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए नीट पेपर लीक, आपातकाल, भारत की संसदीय प्रणाली की कामयाबी जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। 18वीं लोकसभा को पहली बार संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार देश के युवाओं को बड़े सपने दिखाने और उन्हें हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए माहौल तैयार कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेपर लीक पर नाराजगी जाहिर की। हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। देश के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर कड़ा ऐतराज जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर मामले का हल तलाशने की सलाह दी। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस मुद्दे को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई जिसको लेकर बीते सालों में जमकर सियासत हुई। मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के निर्माण को लेकर बताया कि जब तक देश के गरीब युवा, महिलाएं और किसान सशक्त नहीं होंगे, तब तक विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, एफपीओ और फैक्स जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि दे सकते।
मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार की तारीफ की जिसके आधार पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान वोट मांगे थे। आपको बता दें कि 6 दशक बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के लोगों की आकांक्षाएं सरकार से बढ़ गई हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने साबित किया है, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को कैसे देश के विकास का इंजन बनाते हैं और 2047 के विजन के नजदीक पहुंचते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।